हमारी यूपीएससी ज्योग्राफी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम हीट बजट की कंसेप्ट को समझेंगे और यह भी देखेंगे कि लैटिट्यूड्स के साथ यह क्यों वेरी होता है। आइए सबसे पहले देखें कि एटमॉस्फेयर किस प्रकार गर्म और ठंडा होता है। इसकी फर्स्ट प्रोसेस है कंडक्शन। पृथ्वी की सरफेस सोलर एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है और गर्म हो जाती है, और कंडक्शन के प्रोसेस से गर्मी को लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर्स तक पहुंचाती है। यह प्रोसेस लोअर एटमॉस्फेयर को गर्म करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कंडक्शन की प्रोसेस तब होती है जब अनइक्वल टेम्परेचर वाली दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है, जिससे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हीट ट्रांसफर होती है। कंडक्शन से एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर्स गर्म हो जाती है। सेकंड प्रोसेस है कन्वेक्शन। जैसे ही पृथ्वी की सरफेस के कांटेक्ट में आने वाली हवा गर्म हो जाती है, तो यह हॉट एयर करंट्स के रूप में वर्टिकली राइज होकर एटमॉस्फेयर में हीट ले जाती है और उसे वहां डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस वर्टिकल हीटिंग को कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ट्रोपोस्फियर तक ही लिमिटेड होता है, क्योंकि राइजिंग हॉट एयर ट्रोपोपॉज क्रॉस नहीं करती। थर्ड प्रोसेस है एडवेक्शन। एयर की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के प्रोसेस से जो हीट ट्रांसफर होती है उसे कहते हैं एडवेक्शन। मिडल लैटिट्यूड्स में मैक्सिमम डेली वेदर चेंजेस एडवेक्शन से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है समर के दौरान नॉर्थ इंडिया में चलने वाली हॉट और ड्राई लोकल विंड्स, जिसे हम लू के नाम से जानते हैं। चलो देखते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी स्थलीय विकिरण क्या है। इंसोलेशन से गर्म होने के बाद पृथ्वी की सरफेस से वापस रेडिएट होने वाली जो हीट है उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सूर्य से आने वाले सोलर रेडिएशन से गर्म होने के बाद पृथ्वी हीट एनर्जी को लॉन्ग वेव्स के रूप में वापस एटमॉस्फेयर में रेडिएट करती है। इस प्रोसेस को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। इस लॉन्ग वेव रेडिएशन में से कुछ रेडिएशन एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस एब्सॉर्ब करती है और इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। इन टर्न एटमॉस्फेयर इस गर्मी को स्पेस में रेडिएट करता है और इस प्रकार पृथ्वी को प्राप्त सारा इंसोलेशन वापस स्पेस में चला जाता है। यही कारण है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पृथ्वी का टेम्परेचर ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। तो चलो देखते हैं ये होता कैसे है। सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी का हीट बजट क्या होता है। सूर्य से आने वाले सोलर रेडिएशन यानी इंसोलेशन और बाहर जाने वाले टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बीच का जो बैलेंस है वो पृथ्वी के ओवरऑल टेम्परेचर को डिटरमाइन करता है। इसी को कहते हैं पृथ्वी का हीट बजट। पृथ्वी का हीट बजट ये इंश्योर करता है कि पृथ्वी ना तो हीट को एक्यूमुलेट करे और ना ही लूज करे। ये डेलिकेट बैलेंस पृथ्वी के टेम्परेचर को स्टेबल बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हीट बजट के कंपोनेंट्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। लेट अस अज्यूम कि एटमॉस्फेयर के टॉप पर रिसीव होने वाला टोटल इंसोलेशन 100 यूनिट्स है। एटमॉस्फेयर से गुजरते समय इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट, कुछ स्कैटर तो कुछ एब्सॉर्ब होता है और केवल रिमेनिंग पार्ट ही पृथ्वी की सरफेस तक पहुंचता है। सोलर रेडिएशन की लगभग 35 यूनिट्स पृथ्वी की सरफेस तक पहुंचने से पहले ही वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इनमें से 27 यूनिट्स क्लाउड्स के ऊपर से रिफ्लेक्ट होती है और 2 यूनिट्स स्नो और आइस कवर्ड एरिया से रिफ्लेक्ट होती है। रेडिएशन की इस रिफ्लेक्टेड अमाउंट को पृथ्वी का अल्बेडो कहा जाता है। अल्बेडो इस बात का मेजर है कि कोई सरफेस कितनी रिफ्लेक्टिव यानी परावर्तक है। अल्बेडो सूर्य के रेडिएशन के उस परसेंटेज को इंडिकेट करता है जो एब्सॉर्ब होने के बजाय वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। इन 35 में से बाकी 6 यूनिट्स स्पेस में स्कैटर हो जाती है। सोलर रेडिएशन की बाकी 65 यूनिट्स में से 14 यूनिट्स एटमॉस्फेयर के भीतर एब्सॉर्ब हो जाती है और 51 यूनिट्स पृथ्वी की सरफेस द्वारा एब्सॉर्ब हो जाती है, और यही 51 यूनिट्स पृथ्वी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में रेडिएट करती है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की 51 यूनिट्स में से 17 यूनिट्स एटमॉस्फेयर से सीधे स्पेस में रेडिएट होती है। बाकी 34 यूनिट्स एटमॉस्फेयर एब्सॉर्ब कर लेता है। इनमें से 6 यूनिट सीधे एब्सॉर्ब होती है, 9 यूनिट्स कंडक्शन और टर्बुलेंस के माध्यम से, तो 19 यूनिट्स कंडेंसेशन के लैटेंट हीट के माध्यम से एब्सॉर्ब होती है। तो अब एटमॉस्फेयर ने एब्सॉर्ब किया हुआ टोटल रेडिएशन हो गया 48 यूनिट्स। मतलब पहले 14 यूनिट्स जो इंसोलेशन से डायरेक्ट एब्सॉर्ब हुआ था, प्लस ये 34 यूनिट्स जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से एब्सॉर्ब होता है। एटमॉस्फेयर इन 48 यूनिट्स को वापस स्पेस में रेडिएट कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी और एटमॉस्फेयर से रिटर्न होने वाला टोटल रेडिएशन हुआ ये 17 प्लस ये 48, टोटल 65 यूनिट्स। इफ यू रिमेंबर, इट वॉज 65 यूनिट्स विच वर रिसीव्ड बाय द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। सो जितना इंसोलेशन सूर्य से रिसीव हुआ था उतना सब 65 यूनिट्स वापस स्पेस में रेडिएट हो गया। इस बैलेंस को पृथ्वी का हीट बजट या हीट बैलेंस कहा जाता है। यह हीट बजट पृथ्वी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में क्रुशियल रोल निभाता है। हीट बजट ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों हीट के सिग्निफिकेंट ट्रांसफर के बावजूद पृथ्वी ना तो गर्म होती है और ना ही ठंडी होती है।
ये डेलिकेट बैलेंस हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट की स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में जाना, पृथ्वी अपने सरफेस पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग अमाउंट में इंसोलेशन प्राप्त करती है। कुछ रीजन्स में रेडिएशन बैलेंस सरप्लस होता है, जबकि कुछ रीजन्स में इसकी कमी होती है। अब इस डायग्राम को देखो। इसमें आप देख सकते हैं कि अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम का नेट रेडिएशन बैलेंस लैटिट्यूड के अनुसार कैसे चेंज होता है। 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के बीच नेट रेडिएशन बैलेंस का सरप्लस होता है, जबकि दूसरी ओर पोल्स के पास वाली रीजन्स में इसका डेफिसिट होता है। ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न को समझने के लिए इस वेरिएशन को समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पहले समझते हैं सरप्लस को। ट्रॉपिक्स में प्राप्त सरप्लस हीट एनर्जी पोल्स की ओर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हीट का ये रीडिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द अर्थ टेम्परेचर बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। इसके कारण ट्रॉपिक्स में ज्यादा गर्मी एक्यूमुलेट नहीं होती है और वो प्रोग्रेसिवली गर्म नहीं होते। डेफिसिट क्या होता है? हायर लैटिट्यूड्स स्पेशली पोल्स के पास नेट रेडिएशन बैलेंस में डेफिसिट यानी कमी होती है। ये कमी आइस कैप्स और फ्रोजन रीजन्स के निर्माण में कंट्रीब्यूट करती है। ट्रॉपिक से सरप्लस हीट इन रीजन्स तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण यहाँ एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर वाली पोलर क्लाइमेट होती है। पृथ्वी की सरफेस पर नेट हीट बजट का ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न पर गहरा इंपैक्ट पड़ता है। ट्रॉपिक्स की सरप्लस हीट एनर्जी से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का निर्माण होता है, जिसमें वार्म टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी होती है। दूसरी ओर पोल्स के पास डेफिसिट के कारण एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस और आइस और स्नो वाली पोलर और सब पोलर क्लाइमेट होती है। इन वेरिएशंस के बावजूद पृथ्वी अपने क्लाइमेट सिस्टम में एक बैलेंस बनाए रखती है। ट्रॉपिक्स की सरप्लस हीट और पोल्स के पास का डेफिसिट पृथ्वी की क्लाइमेट में बैलेंस बनाए रखने के लिए साथ में काम करते हैं। इसके कारण हमें पूरे प्लैनेट पर क्लाइमेट की एक डायनामिक और डाइवर्स रेंज देखने को मिलती है। Thank you for joining us in this video, and I hope you must have well understood the concept of the heat budget and its variations across latitudes. Understanding these concepts is very vital for comprehending global climate patterns and their impact on our planet. If you have not subscribed to our channel, please do so that you don't miss out on such well researched and well presented videos. Thanks for watching this. I will see you in the next one.